हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एन के ऑनलाइन लर्निंग में। मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। आने वाले वीडियोस में हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने शुरुआत की है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 से। इंजीनियरिंग मैथ्स 1 कई बार स्टूडेंट्स को एक बहुत ही हॉरिबल सब्जेक्ट लगता है, तो हमने कोशिश की है बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से इस सब्जेक्ट को सिंपल बनाने की, और काफी सारे एलेबोरेटिव एग्जाम्पल्स हमने इन वीडियोस के अंदर लिए हैं ताकि मैथ्स का जो आपके मन में एक डर है वो निकल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक एसिम्प्टोट्स। हालांकि ये टॉपिक हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसिम्प्टोट एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हेल्प से आगे आपके कई टॉपिक्स बहुत आसान बनाए जा सकते हैं। जब तक आपको एसिम्प्टोट्स की बेसिक नॉलेज नहीं होगी, आपको कर्व ट्रेसिंग करना नहीं समझ में आएगा। कर्व ट्रेसिंग करना समझ में नहीं आएगा तो आप सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन या लेंथ ऑफ कर्व आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो उन सब के लिए जो बेसिक आधार है वो है एसिम्प्टोट्स। तो हम बात करेंगे एसिम्प्टोट्स क्या होती हैं। एसिम्प्टोट को हिंदी में कहते हैं अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी, तो जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक लाइन होती है, किसी कर्व के लिए एक टेंजेंट का काम कर सकती है। इट इज नॉट अ टेंजेंट, ध्यान रहे, ये टेंजेंट नहीं होती, ये एक लाइन होती है, और कर्व इस लाइन को अनंत पे जाके स्पर्श करेगा। इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। एन एसिम्प्टोट is a straight line. An asymptote is a straight line at a finite distance from the origin to which a tangent to the curve approaches. While the point of contact is at infinity. An asymptote is a straight line at a finite distance from the origin to which a tangent to the curve approaches while the point of contact is at infinity. इसे समझने की कोशिश करते हैं। asymptote is a straight line. asymptote एक straight line होती है at a finite distance from the origin। मतलब ये जो asymptote है, ये जो लाइन है, ये खुद ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर होती है, लेकिन to which a tangent to the curve approaches means जो कर्व की टेंजेंट है वो इस एसिम्प्टोट की तरफ अप्रोच कर रही है। या हम ये कह सकते हैं कि एसिम्प्टोट खुद कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट की तरह बिहेव कर सकती है, लेकिन वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कहां पर है? वो इंफिनिटी पर है। एक डायग्राम से इसको हम समझ सकते हैं। सपोज देखिए, ये कोई कर्व है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमने कोई कर्व बनाया है जो कि एक आपको लूप की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर इस कर्व की दो ब्रांचेस फ्री हैं। अब ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच वाई एक्सिस के पैरेलल इस लाइन की ओर बढ़ रही है, ये ब्रांच,
लेकिन जैसे जैसे ब्रांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये इस लाइन के करीब तो पहुंचेगी लेकिन इसको टच नहीं कर पाएगी। ऐसा लगता है कि ये इनफाइनाइट पर जाकर के कर्व की ये ब्रांच इस लाइन को टच कर सकती है, लेकिन इनफाइनाइट पर जाकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पर है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनफाइनाइट पर है। इसी तरह से अगर हम लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ाएं, ये ब्रांच भी इस लाइन की ओर बढ़े, तो ऐसा लगता है कि इनफाइनाइट पर जाकर के ये ब्रांच इस लाइन को टच कर सकती है। मतलब ये लाइन कर्व की, ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट हो सकती है। कब? इनफाइनाइट पर जाकर। तो इसीलिए हमने कहा अनंत स्पर्शी, मींस ऐसी लाइन जिसे कर्व अनंत पर जाकर स्पर्श करेगा। वास्तव में ये टेंजेंट नहीं है, इसको कर्व टच नहीं कर सकता है। अब ये एसिम्पटोट्स कैसे निकाली जा सकती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं ये बता दूं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी अलजेब्राइक कर्व है और उस कर्व की डिग्री n है, कर्व की डिग्री n है, तो उसकी मैक्सिमम n एसिम्पटोट्स निकाली जा सकती हैं। यानी कि अगर थर्ड डिग्री का कर्व हमारे पास है तो उसकी मैक्सिमम 3 एसिम्पटोट्स निकाली जा सकती हैं। हम मैक्सिमम वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो कर्व अगर 3 डिग्री का है तो 3 या 3 से कम एसिम्पटोट्स भी हो सकती हैं। एसिम्पटोट्स दो तरह की हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट और पैरेलल एसिम्पटोट। ऑब्लिक, ऑब्लिक को हम हिंदी में त्रियक कह सकते हैं। क्या मीनिंग है ऑब्लिक का? ऐसी एसिम्पटोट जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों में से किसी के भी पैरेलल नहीं है। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों में से किसी के भी पैरेलल नहीं है, उसे ऑब्लिक एसिम्पटोट कहते हैं। और अगर ये एसिम्पटोट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उसे पैरेलल एसिम्पटोट कहा जाएगा। पैरेलल एसिम्पटोट निकालने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है, पहले हम उसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ऑब्लिक एसिम्पटोट्स कैसे निकाले जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। पैरेलल एसिम्पटोट, इसके लिए आपको क्या करना है? सपोज आप निकालना चाहते हैं एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आप क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ कर्व में, जो कर्व की इक्वेशन है उसमें आप देखेंगे कि जो एक्स की हाईएस्ट डिग्री के टर्म्स हैं, पुट द कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ x to equal to 0, equal to 0. Put the coefficient of highest degree terms of x equal to 0. मतलब कर्व की इक्वेशन में जो x की सबसे बड़ी पावर है उनके पहले टर्म्स इकट्ठे कर लेंगे और फिर उनका जो भी कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखेंगे, बशर्ते कि वो कांस्टेंट ना हो, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट हुआ तो वो कांस्टेंट 0 के इक्वल नहीं रखा जा सकता। बट अगर वो कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है तो उसे आप 0 के इक्वल रख देंगे तो आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स मिल जाएंगी। सेम यही प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस पता करने के लिए। उसमें आप क्या करेंगे? पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ y इक्वल टू 0, मतलब y की जो सबसे बड़ी पावर्स हैं उनके जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, उनके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करेंगे, बशर्ते कि वो कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप x या y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकाल सकते हैं। पैरेलल एसिम्पटोट निकालने का जो हमने अभी ये मेथड डिस्कस किया है उसे समझने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इस कर्व के लिए आपको
पैरेलल एसिम्पटोट्स पता करनी है। सबसे पहले तो आप देखें कि इसकी डिग्री कितनी है। x और y की पावर्स 2 और 2 जिनका टोटल हो गया 4, तो कर्व की डिग्री 4 है। मींस इस कर्व के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 एसिम्पटोट्स निकाली जा सकती हैं। अब ये जो 4 एसिम्पटोट्स हैं ये पैरेलल हो सकती हैं, ऑब्लिक हो सकती हैं। पहले हम बात करेंगे पैरेलल एसिम्पटोट्स की। फॉर एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस, तो जैसा कि आपको मैंने वहां बताया, x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए जो भी x के हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं उन्हें आप कलेक्ट करेंगे। x की हाईएस्ट डिग्री आपको दिखाई दे रही है 2, x स्क्वायर के टर्म्स यहां और यहां पर आपको मिल जाएंगे y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहां एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है y स्क्वायर और यहां एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है माइनस a स्क्वायर। तो इन दोनों कोफिशिएंट्स को आपने जीरो के इक्वल रखा, y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे आपको मिल गया y इक्वल टू प्लस माइनस a। तो ये दोनों लाइंस x एक्सिस के पैरेलल दो एसिम्पटोट्स हैं। सिमिलरली फॉर एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, अब आपको y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालनी है। तो इसी तरीके से जो y के हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं, जैसे कि यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस a। ये दोनों लाइंस y एक्सिस के पैरेलल दो लाइंस हैं। तो दो पैरेलल एसिम्पटोट्स x के हैं और दो पैरेलल एसिम्पटोट्स y के हैं। इस तरीके से इस कर्व के लिए चारों एसिम्पटोट्स पैरेलल हैं। इस कर्व की कोई भी ऑब्लिक एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करती। ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हमारे पास क्या मेथड है उसे अब हम डिस्कस करेंगे। शॉर्टकट मेथड टू फाइंड ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। सबसे पहला स्टेप है, आपको जो भी कर्व का इक्वेशन दिया गया है, अलजेब्रिक फॉर्म में कर्व का इक्वेशन दिया जाएगा, उसे आपने फाई एन एम की फॉर्म में लिखा। ये कैसे लिखा? फाई एन एम लिखने के लिए आपको जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, उनमें y की वैल्यू आप m रख लेंगे और x की जगह 1 रख लेंगे। y इक्वल टू m और x इक्वल टू 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप निकालेंगे फाई n माइनस 1 m। मीन्स जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं उससे एक कम डिग्री वाले टर्म्स में, हाईएस्ट बट 1 मतलब सबसे बड़ी डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई है, थर्ड डिग्री इक्वेशन दी गई है, तो आपको उसमें सेकेंड डिग्री टर्म्स ढूंढने हैं और उन सभी सेकेंड डिग्री टर्म्स में y की जगह m रखना है, x की जगह 1 रखना है और फाई n माइनस 1 m आपको लाना है। फिर जो आपने यहां पर फाई एन एम जो फंक्शन आपने लाया था उसका कर देंगे डिफरेंशिएशन और आपको मिल जाएगा फाई एन डैश एम। पुट फाई एन एम इक्वल टू 0 एंड गेट n वैल्यूज ऑफ m। इसे जब आप 0 के इक्वल कर देंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर m की n वैल्यूज मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कर्व थर्ड डिग्री था तो m की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, सेकेंड डिग्री कर्व था तो m की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी एंड सो ऑन। अब हो सकता है ये m की वैल्यूज डिफरेंट आ जाएं, हो सकता है कि सेम आ जाएं। इफ वैल्यूज ऑफ m आर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट कह सकते हैं, देन
फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी। सी की वैल्यूज आप निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला C is equal to phi n minus 1 m upon phi n dash m with negative sign. C is equal to minus phi n minus 1 m upon phi n dash m. ये फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है जब m की वैल्यूज डिफरेंट हो, और फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m देयर विल बी अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ c. m की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको c की अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी. फिर आप फाइनली ये फॉर्मूला यूज करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो इससे आपको एसिम्टोट्स मिल जाएंगी. अगर कर्व की डिग्री n है तो आपको n एसिम्टोट्स यहां मिल जाएंगी. ये बात हमने की कि अगर m की वैल्यूज डिफरेंट हैं, इफ वैल्यूज ऑफ m आर डिफरेंट, तब आपको c का ये फॉर्मूला यूज करना है. लेकिन मान लीजिए कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको m की रिपीटेड वैल्यूज मिलती हैं, दो वैल्यूज रिपीटेड हैं या दो से ज्यादा वैल्यूज रिपीटेड हैं, तो उस केस में उन सभी वैल्यूज को बार बार जब आप इस फॉर्मूला में रखेंगे तो आपको c की वैल्यूज भी सेम मिलती जाएंगी. उस केस में अलग अलग एसिम्टोट्स नहीं आ पाएंगी. मतलब आपको दो एसिम्टोट्स मिल जाएंगी, दो लाइंस मिल जाएंगी जो कि दोनों ही कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, संपाती रेखाएं होंगी. जबकि m की वैल्यू सेम होने पर हमें दो समांतर रेखाएं मिल सकती हैं, पैरेलल लाइंस मिल सकती हैं. इस इक्वेशन में m क्या डिनोट कर रहा है? m डिनोट कर रहा है लाइन की स्लोप को. तो अगर स्लोप्स सेम होती हैं, दो या दो से ज्यादा लाइंस की स्लोप्स सेम होती हैं, तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं. जबकि m की सेम वैल्यूज को यहां यूज करने पर c की वैल्यूज भी आपको सेम मिलती जाएंगी, तो आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिल जाएंगी. इसलिए m की वैल्यूज डिफरेंट होने पर ही c का ये फॉर्मूला यूज करना है. अगर m की वैल्यूज रिपीटेड हो तब आप क्या करेंगे? फॉर रिपीटेड वैल्यूज ऑफ m, मान लीजिए इफ टू वैल्यूज ऑफ m आर सेम, m की दो वैल्यूज एक जैसी हैं, तब आपको यह फॉर्मूला यूज करना है 1/2 फैक्टोरियल c स्क्वायर फाई डबल डैश एन एम. मतलब जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स थी जिनमें आपने y को m और x को 1 रखा था और फाई एन एम निकाला था, उसका दो बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, फाई एन एम डबल डैश प्लस c फाई एन माइनस 1 m डैश. यानी कि ये जो आपने एक कम डिग्री वाला टर्म्स लेके जो फंक्शन फाई एन माइनस 1 m निकाला था, उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे प्लस फाई एन माइनस 2 m इक्वल टू 0. ये क्या चीज है? फाई एन माइनस 2, फाई एन माइनस 2 m. यानी कि कर्व की इक्वेशन में जो हाईएस्ट से दो कम डिग्री की टर्म्स हैं, उनमें y की जगह m और x की जगह 1 रखना है. उससे जो फंक्शन हमें मिलेगा वो होगा फाई एन माइनस 2 m. तो ये इक्वेशन आपके पास है. इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे m की सेम वैल्यूज के लिए. जो आपको m की सेम वैल्यूज मिल रही हैं, वो सेम वैल्यूज जब आप यहां रखेंगे तो यहां और यहां न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएंगी. उन वैल्यूज को रख के इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो c की दो अलग अलग वैल्यूज आपको मिल जाएंगी. सिमिलरली इफ थ्री वैल्यूज ऑफ m आर सेम, तब आप क्या करेंगे? तब ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. 1/3 फैक्टोरियल c क्यूब फाई एन m ट्रिपल डैश प्लस c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फाई एन माइनस 1 डबल डैश m प्लस c फाई एन माइनस 2 डैश m प्लस फाई n माइनस 3 m
इक्वल टू 0, जहां फाई n माइनस 3m क्या है, जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री है उससे 3 कम डिग्री वाले टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास 5th डिग्री का टर्म है तो 5 माइनस 3 2, जो भी सेकेंड डिग्री के टर्म्स होंगे उन सभी टर्म्स में y की जगह m रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे और हमें 5n माइनस 3m मिल जाएगा। उसे यहां यूज करेंगे, जो m की रिपीटेड वैल्यूज है रिपीटेड वैल्यू यहां रखेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको c की 3 अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। ये दो फॉर्मूलाज केवल तब काम में लेने हैं जब m की वैल्यूज रिपीटेड हो। अगर m की वैल्यूज रिपीटेड ना हो तब c की वैल्यू निकालने के लिए माइनस 5n माइनस 1m अपॉन 5n डैश m, इस फॉर्मूला से c की वैल्यू निकालते जाएंगे और y इक्वल टू mx प्लस c, यहां से एसिम्प्टोट की इक्वेशन हमें मिलती जाएगी। अब इस पूरे प्रोसीजर को हम एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स को निकालने के लिए, अब उसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। 4x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर माइनस y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इस कर्व के लिए हमें एसिम्प्टोट्स पता करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कर्व की डिग्री 3 है, यानी कि इसकी मैक्सिमम 3 एसिम्प्टोट्स निकाली जा सकती हैं। अब इससे पहले कि हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालने की तरफ बढ़ें, पहले हम ये चेक कर लेंगे कि क्या इस कर्व की कोई पैरेलल एसिम्प्टोट्स तो नहीं है। तो देखिए x की मैक्सिमम पावर है x क्यूब, जिसका कोफिशिएंट है 4 को 0 के इक्वल नहीं रख सकते। इट मींस x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट नहीं है। सिमिलरली y की मैक्सिमम पावर है y क्यूब, जिसका कोफिशिएंट है -1 और इसे भी 0 के इक्वल नहीं रख सकते। तो इसका मीनिंग ये निकला कि इस कर्व के लिए x या y एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट्स नहीं है, केवल ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने निकाला phi 3m। इक्वेशन में जो भी थर्ड डिग्री टर्म्स हैं उनमें y इक्वल टू m और x इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस m क्यूब। m की वैल्यूज निकालने के लिए इसे 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा m इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 2। फैक्टराइजेशन के मेथड्स जूनियर क्लासेस में आपने पढ़े हुए हैं, तो उनकी हेल्प से आपको m मिल जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 2। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये नॉन रिपीटेड है, जबकि ये दोनों वैल्यूज रिपीटेड वैल्यूज हैं। तो इसलिए c निकालने के लिए हमें दोनों ही मेथड्स काम में लेने होंगे। पहले m इक्वल टू 1 की बात करते हैं। फॉर m इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस phi 2m अपॉन phi 3 डैश m। phi 2m यानी कि सेकेंड डिग्री टर्म्स में x की जगह 1 रखना है, तो यहां पर मैं निकालता हूं phi 2m। phi 2m इक्वल्स, यहां से देखिए 2x स्क्वायर, x की जगह 1 रखा, माइनस xy, x की जगह 1 रखा, y की जगह m, तो हमें मिल गया माइनस m और माइनस y स्क्वायर, यहां पर y की जगह आप m रखेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस m स्क्वायर। ये है phi 2m। इसे यहां यूज कर लेंगे 2 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय phi 3 डैश, ये रहा आपका phi 3m। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे phi 3 डैश m तो आपको मिल जाएगा माइनस 6m माइनस 3m स्क्वायर, माइनस 6m माइनस 3m स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 6m प्लस 3m स्क्वायर। m की वैल्यू 1 यहां रखेंगे, 2 माइनस 1 माइनस 1
अपॉन 6 प्लस 3, जिससे कि आपको मिलेगा 0। तो c इक्वल टू 0। देयरफॉर फर्स्ट एसिम्टोट हमें मिल गया y इक्वल टू mx प्लस c। m is 1 and c is 0, that is y equal to x. This is the first asymptote. अब हम बात करते हैं फॉर m इक्वल टू -2। अब क्योंकि ये रिपीटेड वैल्यू है तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला काम में नहीं ले सकते। इसके लिए आपको लेना होगा 1/2 फैक्टोरियल c स्क्वायर phi 2 phi 3 डबल डैश m प्लस c phi 2 डैश m प्लस phi 1 डबल डैश m इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज c स्क्वायर अपॉन 2 phi 3 डबल डैश। phi 3 डैश हम निकाल चुके हैं, यहां से phi 3 डबल डैश हमें मिल जाएगा -6 -6 प्लस c phi 2 डैश। ये phi 2m निकाला था आपने, अब इसका डिफरेंशिएशन एक बार कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -1 -2m। ये यहां लिख देंगे -1 -2m प्लस phi 1m इक्वल टू 0। तो अब phi 1m एक्चुअली यहां पर हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि केवल x या केवल y की टर्म यहां नहीं है, तो phi 1m 0 हो जाएगा। इस टर्म को छोड़ेंगे इक्वल टू 0। अब यहां पर m की जगह -2 रख देंगे, -6 इंटू -2, तो ये हो गया 12 -6 6c स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 3c स्क्वायर प्लस यहां m की जगह -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 1 3c इक्वल टू 0। 3c कॉमन लेंगे, 1 प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि c इक्वल टू 0 एंड -1। Therefore asymptotes are y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मूला यूज करेंगे आप। m -2 है तो -2x प्लस 0 एंड y इक्वल टू -2x -1। ये आपके पास 3 एसिम्टोट्स इस कर्व के लिए आ जाती हैं।